मैं अतुल गंगवार बिहार अपडेट में आपका स्वागत करता हूं और आप मेरे साथ देख रहे हैं बिहार चुनाव की डायरी। मेरे साथ आज मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि पराशर जी, अनीता चौधरी जी और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट मनीष जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज हम लोग पिछले कुछ दिनों से जो चर्चा कर रहे हैं, अब कोरोना के साथ साथ वहां पे जो एक और बिहार में मामला गरमा रहा है वो विधानसभा चुनावों की तैयारी का मामला गरमा रहा है। धीरे धीरे हम देख रहे हैं निरंतर पिछले कुछ दिनों में उसमें गति आती जा रही है। अब नए गठबंधन, नए पासे, नए पत्ते, नए शतरंज की बिसात बिछाने की तैयारी होगी। आज हम बात करेंगे अभी कांग्रेस के जो बिहार के अध्यक्ष हैं शक्ति गोहिल जी ने, उन्होंने एलजेपी के चिराग पासवान को निमंत्रण दिया है कि भाई आप हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, हमारी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ें, कांग्रेस के साथ एलजेपी मिलकर चुनाव लड़ें तो मुख्यमंत्री पद के लिए उनका नाम आगे किया जा सकता है। ये एक ऐसा पत्ता उन्होंने फेंका जिस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अब ये खुला निमंत्रण हो गया है तो मुझे लगता है कि इस पर बातचीत करना थोड़ा दिलचस्प रहेगा। रवि जी, आपका इस बारे में क्या कहना है कि जो चिराग पासवान को जो ऑफर दिया गया है कांग्रेस की ओर से गठबंधन का, उसका क्या असर पड़ेगा आने वाले समय में समीकरण पर? देखिए अतुल जी, जो अभी फिलहाल आरजेडी के कोशिश कर रही है महागठबंधन की दोबारा से, तो मुझे तो अब ये लग रहा है कि महागठबंधन की दिशा में बहुत टूट-फूट होने वाली लग रही है। क्योंकि अभी तक तो ये था कि आरजेडी के जो तेजस्वी यादव हैं वे अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार कम से कम आरजेडी की तरफ से तो घोषित करवा ही चुके हैं। लेकिन जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा और कुछ और लोग मुझे नहीं लगता कि उनकी इस बात को स्वीकार करेंगे। और तीसरा धड़ा महागठबंधन का जो कांग्रेस है, जो खुद अब अभी अपनी हैसियत के शक्ति परीक्षण के दौर में भी नहीं आया है, शुरुआती दौर में भी नहीं आया है, तो अगर वो एनडीए की तरफ सेंध लगाने का प्रयास कर रहे हैं, ये बात ठीक है कि चिराग पासवान सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए में अपनी तरफ से दबाव बनाए हुए हैं और वो अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर भी कर चुके हैं और इस स्तर पर जाहिर कर चुके हैं कि उनकी पार्टी के एक मुंगेर जिले के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने एक बयान दिया मीडिया में कि एनडीए अटूट है। तो चिराग पासवान को इतना नागवार गुजरा ये बयान कि मुंगेर के अपनी पार्टी के जिलाध्यक्ष से उन्होंने पद ही उनका छीन लिया। तो ये बात अपनी जगह है कि चिराग पासवान एनडीए में ज्यादा से ज्यादा सीटें लेने के लिए दबाव बना रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब मुझे नहीं लगता है कि वो फिलहाल ऐसा कोई संकेत एनडीए को देंगे कि वे कांग्रेस के साथ भी जा सकते हैं या आरजेडी के साथ भी जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर कांग्रेस ने चिराग पासवान की तरफ मुख्यमंत्री पद की कुर्सी लपेट करके अगर कोई पासा फेंका है तो ये उनकी अपनी अंदरूनी कमजोरी कांग्रेस की ज्यादा इससे नजर आती है। जैसे अनीता जी से मैं जानना चाहूंगा कि जो रामविलास पासवान जी हैं, उनका जो इतिहास विकास रहा है उसमें उन्होंने हमेशा सत्ता के साथ गठबंधन रखा है अपना, और अभी केंद्र सरकार में वो मंत्री हैं और अगले 4 साल तो मोदी कहीं जाने वाले हैं नहीं, क्योंकि 5 साल का उनको मिला हुआ मैंडेट ऑलरेडी मिला हुआ है। और जो अभी देश की स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं रामविलास पासवान को लगता भी होगा कि ये जो एनडीए है ये और अगर 5 साल और रिपीट होता है तो, और जो बिहार में अभी कांग्रेस की स्थिति है और जो चीजें हैं उसमें कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि ये जो गठबंधन है ये बहुत जमेगा नहीं। अनीता जी, आपको क्या लगता है कि ये जो जलेबी शोरबे वाली भेजी है कांग्रेस ने, वो चखेंगे कि नहीं चखेंगे अपने चिराग? रामविलास पासवान की अगर बात करें तो बहुत ही मजे हुए राजनेता उनको बोलेंगे, क्योंकि वो हमेशा उस तरफ रहते हैं जिस तरफ उनकी लुटियन जोन में कोठी बरकरार रहती है और एक मंत्री पद जो है उनके हिस्से में आता रहता है। तो ऐसे में चिराग पासवान की अपनी महत्वाकांक्षाएं हो सकती है। रामविलास पासवान की ये कोशिश जरूर है कि क्योंकि अब वो धीरे धीरे उनका उम्र जो है वो बढ़ता जा रहा है,
ऐसे में उत्तराधिकारी के तौर पे वो चिराग पासवान को वहां पे पोर्ट्रे कर दे अपने राजनीतिक जो उनका कुनबा है उसके अंदर में एज ए लीडर। लेकिन ये महत्वाकांक्षा, जो अति महत्वाकांक्षा जो चिराग पासवान की है, वो उनको डुबो सकती है, क्योंकि 4 साल का जो 5 साल का क्लियर मैंडेट जो मोदी गवर्नमेंट को मिला हुआ है, उसमें अगर इस तरह की कहीं भी जोड़ तोड़ होती है तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा चिराग पासवान को अपने सांसद वाली कोठी से भी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और रामविलास पासवान को हो सकता है कि मंत्री पद के साथ साथ जो एनडीए के घटक दल बने हुए हैं उसके साथ भी उसका साथ छूट सकता है। तो इतना बड़ा कॉस्ट क्या रामविलास पासवान बेयर करने को राजी हैं? अगर वो रेडी हैं तो जरूर ये स्टेप ले सकते हैं। बात अब शक्ति सिंह गोहिल की करते हैं। शक्ति सिंह गोहिल को समझना बहुत जरूरी है जब वो इस तरह का पासा फेंकते हैं। तो शक्ति सिंह गोहिल अगर गुजरात को देखें तो मोदी को वो बहुत बारीकी से जानते हैं और मोदी जी उनको बहुत बारीकी से जानते हैं। तो ये जो टशन है अमित शाह का और शक्ति सिंह गोहिल का, ये बहुत पुराना है। लेकिन उसके बावजूद शक्ति सिंह गोहिल का जो राजनीतिक टेस्ट है, आप देखेंगे कहीं ना कहीं वो उसमें वो इमेच्योर नजर आते हैं। लोकसभा इलेक्शन की ही अगर हम बात करें तो बिहार में एज अ इंचार्ज उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप घटक दलों के साथ बात करें, निगोशिएशन करें। पार्टी की मान और प्रतिष्ठा जो है कांग्रेस की वो बनी रहनी चाहिए और एक जो डिसेंट सा जो बंटवारा है सीटों का होना चाहिए। राजद, जबकि उस समय में लालू प्रसाद यादव जो हैं वो जेल में थे, तेजस्वी सारा नेगोशिएशन कर रहे थे, लेकिन दूसरों की बातों में आकर या बिहार की राजनीति को से वो थोड़े नासमझ रहे, ऐसा कह सकते हैं। वो समझ नहीं पाए कि जो कांग्रेस 17 सीटों की बात करते करते 11 सीटों पे आई थी, तेजस्वी उनकी 9 सीटों पे लाके खड़ा किए थे और 9 सीटों पे चुनाव लड़ी थी कांग्रेस बिहार में। और इस बात की खासी नाराजगी थी राहुल गांधी के अंदर में, क्योंकि इसकी वजह से 2 लीडर जो हैं उनके काफी नाराज हो गए थे। कीर्ति आजाद जो है वो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुए थे और उनका ये था कि जो सीट से वो लड़ रहे थे उनकी हर बार वो जीतते आए हैं, कीर्ति आजाद के नाम पे लोग वहां पे उनको वोट देते हैं। तो ऐसे में कीर्ति आजाद को उसी जो दरभंगा की सीट थी उससे लड़ने की बात थी, लेकिन वो नहीं लड़ पाए। उसी तरह शकील अहमद की बात करें तो वो भी अपनी सीट से लड़ना चाहते थे, लेकिन क्योंकि 11 से वो 9 सीटों पर आ गई थी और अखिलेश प्रसाद जो हैं, जो कि कांग्रेस लीडर हैं, वो कहीं ना कहीं अपने बेटे को लेकर के बहुत महत्वाकांक्षी हो रहे थे, जिसकी वजह से शकील अहमद को टिकट नहीं मिला था और इसकी वजह से वो पार्टी छोड़े थे और इंडिपेंडेंट लड़ने को सामने आए थे। तो ये कांग्रेस को बहुत बड़ा लॉस हुआ था लोकसभा इलेक्शन में जो इस तरह के डिसीजन हुए थे। बाकी अगर उनको जोड़ तोड़ की राजनीति शक्ति सिंह गोहिल की देखे तो कांग्रेस को जो जिन जिन लीडर्स को वो सामने लाने की कोशिश करते हैं उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को खामियाजा ही भुगतना पड़ता है उसकी वजह से, चाहे वो कन्हैया कुमार हो। कन्हैया कुमार को शक्ति सिंह गोहिल की भरपूर कोशिश थी कि कांग्रेस की तरफ से उनको बिहार में इलेक्शन लड़वाया जाए, लेकिन जो कांग्रेस के बाकी जो लीडर्स थे बिहार के वो राजी नहीं हुए, जिसकी वजह से सीपीआई से वो चुनाव लड़े। उसी तरह से हार्दिक पटेल को वो कांग्रेस में जिस तरह से लाए, उसी तरह से आप देखें तो ये जो उनका जोड़ तोड़ है ना, यंग लीडर को ला करके उनको लगता है कि चेहरा जो है यंग रहेगा, खूबसूरत रहेगा, तो शायद जो बोलता है बहुत बेबाकी से, वो ऐसा लीडर अगर सामने आता है तो जनता अपने आप लुभा के चली आती है। लेकिन बिहार एक अलग तरह की राजनीति में चलता है, वहां पे कैडर का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है और कांग्रेस अपनी धरातल वहां पे पूरी तरह से जो है गंवा चुकी है। अगर हम देखें, अगर 2015 के विधानसभा इलेक्शन को देखें, सीटों को देखें तो कांग्रेस जो है जेडीयू जो कि अभी लीडिंग पार्टी है, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, जिसके मुख्यमंत्री हैं, उनके पास 70 सीटें थी और आरजेडी के पास 80 सीटें थी। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई थी ये पिछले विधानसभा इलेक्शन में। उसके बाद जो उनकी अलायंस पार्टी थी कांग्रेस, जो बिल्कुल जीरो थी बिहार में, उसको 26 सीटें आई थी। लेकिन इस बार सुपड़ा साफ न होता हुआ नजर आ रहा है कांग्रेस का, क्योंकि बिहार में जनाधार कांग्रेस इन 5 सालों में सत्ता में 2 साल रही, उसके बाद विपक्ष में 3 साल रही, लेकिन ग्राउंड पे अगर उनके लीडर्स की बात करें तो वो कहीं नजर नहीं आते। तो इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। ये अनीता जी आपने बड़ी अच्छी बात जी। रवि जी, हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये जो प्रश्न आपका था कि रामविलास पासवान का रवैया क्या हो सकता है, तो मुझे लगता है कि अनीता ने जो बात की लोकसभा इलेक्शन की, मुझे लगता है कि अभी राज्यसभा के इलेक्शन भी अभी थोड़े दिन पहले ही हुए हैं और रामविलास पासवान ये जरूर
इस बात पर नजर रही होगी कि कांग्रेस को आरजेडी ने एक सीट बिहार से देने का वादा किया था, लेकिन वादे पे खरी नहीं उतरी और कोई कांग्रेस को एक राज्यसभा की सीट नहीं दी। तो इस पर भी रामविलास पासवान नजर रखे हुए होंगे। नहीं, इसमें जो चीज समझ में आती है अनीता जी के विश्लेषण के बाद, और आप जो बात कह रहे हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने दम पर तो बिहार का चुनाव लड़ती दिख नहीं रही है। उसको कोई ना कोई गठबंधन तो बड़ा करना होगा, वो बड़ा गठबंधन आरजेडी ही है, क्योंकि उसे किसी न किसी बैसाखी की जरूरत है। और अगर वो चिराग पासवान को वो ऑफर दे रहे हैं तो फिर आरजेडी में तेजस्वी यादव क्या बेचेंगे इसके बाद, ये सोचने और समझने वाली बात है, क्योंकि बिहार के उप मुख्यमंत्री वो रह चुके हैं और इस चुनाव में वो मुख्यमंत्री बनने का दावे के साथ वो उतरेंगे। तो ये भी देखना दिलचस्प होगा। और दूसरा, मनीष भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ग्राउंड की रियलिटी में थोड़ा अनीता जी ने बताया, रवि पराशर जी ने बताया, आप सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और आज की तारीख में बहुत सारा जो चुनावी गतिविधियां, सरगर्मियां सोशल मीडिया पे लग रही हैं। और अभी कांग्रेस ने अपना कैंपेन भी लॉन्च किया है जिसके अंदर मिस कॉल दीजिए सदस्य बनिए। तो ये मिस कॉल दीजिए सदस्य बनिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि मिसफायर हो जाएगा। और सोशल मीडिया में जिस प्रकार से जो चुनावी गतिविधि चल रही है उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? सर, सबसे पहली बात कि डिजिटल रूप से कांग्रेस सदैव पिछड़ी रही है। चाहे अपनी वेबसाइट बनाने की बात हो, सोशल मीडिया पे आने की बात हो, और कई तरह की इस तरह की डिजिटल मीडिया पे अपना परफॉर्मेंस की बात हो, तो पिछड़ी रही है। अभी बिहार में उन्होंने जो ये सदस्य बनाओ अभियान डिजिटल मीडिया पे शुरू किया है मिस कॉल मारने का, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा सफल होने जा रहा है। आप उनका फेसबुक पेज देखिए, उनका ट्विटर देखिए, उनके फॉलोअर्स देखिए, उनके रिट्वीट्स, लाइक्स देखिए, इससे समझ में आ जाता है। उनके रिट्वीट्स, इतने कम रिट्वीट्स तो मतलब एक छोटा सा लोकल लीडर ला सकता है। लाइक्स उनके फेसबुक पेजेस पे 80, 85, 96 इस तरह से आते हैं। बाकी ज्यादा आते भी हैं तो वो पेड होते हैं। कांग्रेस के प्रति कोई बहुत ज्यादा प्रेम नहीं युवाओं में। युवा जो है, यूथ जो है, वो कांग्रेस के प्रति बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है। जो एक्टिव है वो बहुत कम मात्रा में है। कहने का मतलब ये हुआ कि 100 में आप एक आध कोई मिल जाए जो कांग्रेस के समर्थन में पोस्ट लिख रहा है, बात कर रहा है। दूसरी बात है, कांग्रेस ज्यादातर पेड कैंपेन कर रही है। मैं 1-1.5 महीने से कांग्रेस के सोशल मीडिया पेजेस वगैरह पे देख रहा हूँ। तो मतलब चूंकि उसको ऐसे हम बता नहीं सकते कि किस तरह से वो पेड है, लेकिन प्रोफाइल शेयरिंग बाकी चीजों से लगता है कि उनकी जो बात करने वाले हैं सारे के सारे पेड है। तो ये बहुत बड़ा कारण है। जब आपके पास जनाधार नहीं है, जमीनी कार्यकर्ता नहीं है, आपके साथ युवा जुड़े नहीं है, ऐसे में आप, जबकि कोरोना का समय है और ज्यादातर चुनाव आयोग की मंशा है कि वर्चुअल रैली ज्यादा की जाए, सोशल मीडिया पर एक्टिव होकर ज्यादा चुनाव प्रचार किया जाए, ऐसे में मुझे तो मुश्किल लग रहा है। ये बड़ी मनीष वत्स जी का जो विश्लेषण है रवि जी, ये बड़ा दिलचस्प है। अनीता जी ने बताया जमीन पे तो कांग्रेस कहीं है ही नहीं, और मनीष जी ने ये बता दिया कि जो डिजिटल आज की तारीख में जो सबसे बड़ा डिजिटल मीडिया जो एक हथियार है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, कांग्रेस वहां पर भी कोई अपनी उपस्थिति दर्ज कराती नजर नहीं आ रही। तो कुल मिलाकर ये माना जाए कि शक्ति गोहिल ने ये जो ऑफर दिया है, कहीं ना कहीं सिर्फ ये मान सकते हैं कि जो अपना शांत जो ठहरा हुआ पानी है उसमें कोई कंकरी उछाल कर देखी है और कुछ वाइब्रेशंस क्रिएट करने की कोशिश की है, कुछ लहर बनाने की कोशिश की है, क्योंकि आधार तो दिख नहीं रहा। बिल्कुल सही कह रहे हैं अतुल जी, आधार कोई नहीं दिख रहा है। और ये बिल्कुल ठहरे हुए पानी में एक कंकड़ी भी उन्होंने इसलिए मारी है कि रस्मन चुनाव आने वाला है और एक बहुत बड़ी पार्टी रही है। मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि अभी पिछले दिनों बिहार किसान कांग्रेस ने भी एक पोस्टर वॉर प्रदेश में शुरू किया था। कम से कम पटना में तो काफी पोस्टर दिख रहे थे। तो मुझे जो पहले प्रश्न के जवाब में मैंने कहा था कि महागठबंधन होते हुए भी शायद अभी नहीं नजर आ रहा है,
क्योंकि आरजेडी का रुख अलग है, कांग्रेस का रुख अलग है, उधर आरजेडी के जो दूसरी पार्टियां जो हैं उनका रुख अलग है। जैसे कि 15 साल बनाम 15 साल की बात तभी आई थी, तो उस पोस्टर में बड़ी दिलचस्प बात ये थी कि जितने माइनस आरजेडी कांग्रेस ने अपने 30 साल और केंद्र और नीतीश कुमार के मिला के 30 साल बनाम 30 साल की बात की थी, और उस पोस्टर पर आरजेडी के किसी भी नेता की कोई तस्वीर नहीं थी गठबंधन के तौर पर। तो ये बात बिल्कुल सही है कि रस्मन एक कंकड़ी मारने का काम होता है। और एक बात और बहुत दिलचस्प है जो हम लोगों को जान लेनी चाहिए कि कांग्रेस के जो 26-27 विधायक जीत कर आए थे, सियासी गलियारों में बड़ी तेज चर्चा है कि जिस तरीके से जेडीयू के 5 पार्षद आरजेडी के 5 पार्षद टूट के जेडीयू में गए थे, तो जो भवन निर्माण मंत्री हैं वहां के, जो पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके, कांग्रेस अध्यक्ष भी रह चुके हैं, कांग्रेस छोड़ के जेडीयू में आए थे, उनको ये जिम्मा दिया गया है कि कांग्रेस के जो विधायक उनके संपर्क में, और दावा भी किया जा रहा है कि कम से कम 7 विधायक जो है, हो सकता है कि चुनाव से पहले, क्योंकि जब भवन निर्माण मंत्री छोड़ के आए थे तो उस समय जो दल बदल जो कानून है उसके तहत संख्या पूरी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब शायद ऐसा कुछ नहीं है, चुनाव सर पे है, तो अब वो विधायकी चली भी जाए। तो खबर ये बड़ी पुख्ता है कि कांग्रेस के 7-8 बड़े नेता बिहार से जो जीते हुए थे पिछली बार, वे शायद जेडीयू का दामन थाम लेंगे। जी 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 जी। तो कुल मिलाकर जो मुझे लगता है कि जो आप लोगों की बातचीत से ध्यान में आ रहा है कि कांग्रेस अभी बस हवा में ही तलवार भांज रही है। अनीता जी, आपको क्या लगता है कि जो चुनावी समीकरण बनेंगे, अभी तो क्योंकि ये बहुत ही इनिशियल स्टेज पर हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें हो सकता है कि धीरे धीरे और परिवर्तन हो और डेवलपमेंट्स हो, लेकिन अभी की जो स्थिति दिखाई दे रही है उसमें उन चुनावी समीकरणों में कांग्रेस की प्रासंगिकता क्या रहने वाली है? आरजेडी उसको कितनी तवज्जो देने वाली है? देखिए, अभी अगर हम देखें, जब 2 दिन पहले ही राहुल गांधी ने शुक्रवार को जब बिहार कांग्रेस के लीडर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की, तो उन्होंने साफ कहा कि हम गठबंधन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन पार्टी का मान सम्मान बचा रहना चाहिए। अब ये बात जब राहुल गांधी कहते हैं और ऐसे में शक्ति सिंह गोहिल दूसरे दिन ही ये एक लॉलीपॉप छोड़ते हैं कि अगर चिराग पासवान एलजेपी हमारे साथ जुड़ती है तो हम उसको मुख्यमंत्री बनाने के लिए राजी हैं। इसका मतलब है कि कांग्रेस के पास कोई भी मुख्यमंत्री चेहरा अपना नहीं है, कोई भी ऐसी लीडरशिप नहीं है जिसको लेकर के कांग्रेस अपने बलबूते पे वहां बिहार की जमीन पे उतर सकती है। इसीलिए बार बार कभी वो तेजस्वी का मुंह ताकती है तो कभी चिराग। खबर जुलाई के फर्स्ट वीक तक उनको उम्मीद थी कि महागठबंधन नवंबर में चुनाव होता है तो इन 3 महीनों में को लेकर के एक तैयारी, एक रणनीति बनाने के लिए महागठबंधन की बिहार को लेकर के एक बैठक जरूर होगी, लेकिन आरजेडी की तरफ से कोई भी इंडिकेशन उनको भी नहीं मिला कि हाँ भविष्य में कोई बैठक वो करेंगे। तो ऐसे में कांग्रेस ये देख रही है कि आखिर वो क्या करे, कितने सीटों पे चुनाव लड़े। अगर अपने ऐसी सिचुएशन आती है कि कोई भी गठबंधन में जाने को राजी नहीं होता है, तब ऐसे में कांग्रेस क्या करेगी, क्योंकि बिहार में कांग्रेस के पास कोई नेता है ही नहीं। अगर वो सभी सीटों पे उतारती है अपने कैंडिडेट को तो कांग्रेस की बुरी तरह से फजीहत होने वाली है, ये पक्की बात है। उन पूरे 248 जो सीटें हैं उनमें से कांग्रेस को 1 आध सीट भी आए तो बहुत बड़ी बात है। मुश्किल से 10 सीटों पे कांग्रेस उम्मीद जता सकती है कि मेरे जो कैंडिडेट हैं वो जीत कर आ सकते हैं। तो ये कांग्रेस के लिए बड़ी अहोपहो की स्थिति है। ऐसी खबर आ रही है कि अभी 1-2 दिन में ही कांग्रेस के सभी लीडर जो हैं वो बैठकर बातचीत करेंगे। कांग्रेस को अपना अध्यक्ष भी बदलने की खबर आ रही है कि बिहार में अध्यक्ष चेंज कर सकते हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि मदन मोहन झा भले ही पिछले 4 इलेक्शन में कोई परफॉर्मेंस नहीं दे पाए हों, लेकिन बिहार को जानते हो। अगर अभी इस मौके पर अध्यक्ष बदलता है तो या तो तारिक अनवर होते हैं तो जाहिर सी बात है कांग्रेस को बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, क्योंकि पोलराइजेशन जो है वो सोसाइटी का वो बुरी तरह से हो चुका है और हर इलेक्शन में हम देखते हैं कि वो 1 डिग्री आगे ही जाता है। जो वोटर्स जो हैं
वो कहीं ना कहीं पोलराइज होकर मोदी बनाम दूसरा जो स्टेट होता है उसको लेकर के वोट देते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस क्या उन 20% वोट पे 100% रिलाय कर सकती है कि वो 20% जो तारिक अनवर जो है वो 20% वोटर्स को खींच कर कांग्रेस में ला सकते हैं, जो बिल्कुल भी संभव नहीं है। क्योंकि जेडीयू की अगर नीतीश कुमार की बात करें तो बहुत सारे मुस्लिम भले वो बीजेपी के साथ अलायंस में जाते हैं, लेकिन मुस्लिम एक तबका जो है वो नीतीश कुमार पे अभी भी विश्वास करता है बिहार में। दूसरी बात कि अगर वो घिसकता भी है जेडीयू से तो आरजेडी में जाना चाहेगा या कांग्रेस में जाना चाहेगा, तो इन दो जगहों पे बंटता हुआ नजर आ रहा है। तो जाहिर सी बात है मुस्लिम वोटर जो है 100% कांग्रेस के पास नहीं जाता है। और जब कांग्रेस तारिक अनवर को लाते हैं तो जो एक सॉफ्ट हिंदुत्व वाली वो लाइन पकड़कर आगे चलना चाहती है कांग्रेस, उस पर कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग डैमेज आता है। तो जाहिर सी बात है ये खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। अखिलेश्वर प्रसाद को लाते हैं तो अखिलेश्वर प्रसाद कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं बिहार के, लेकिन वो आरजेडी के बी ग्रुप भी माने जाते हैं। यही वजह है कि पिछली बार जब अखिलेश्वर प्रसाद के बेटा को नहीं मिला था कांग्रेस से टिकट, तो आरजेडी की तरफ से उनके बेटा जो है खड़े होकर चुनाव लड़े थे लोकसभा इलेक्शन में। तो ये सारी स्थिति है। ऐसे में किसको कांग्रेस जो है वहां पे पोर्ट्रे करती है, जब उसके पास कैंडिडेट नहीं है तो 248 सीटों पे किस तरह से कौन कौन से कैंडिडेट को वहां पे उतारती है, क्योंकि अभी तक अपना कैंडिडेट वो वहां पे मजबूत नहीं कर पाई है, अपना कैडर नहीं है। महिला कांग्रेस की अगर बात करें तो महिला कांग्रेस बिल्कुल ही खत्म है बिहार में। महिला कांग्रेस जो कोई भी पार्टी का जो महिला विंग होता है वो वहां की महिलाओं पे बहुत बड़ा अपना छाप छोड़ती है। अगर महिलाएं कन्विंस हो जाती हैं तो जाहिर सी बात है उनको लगता है कि ये पार्टी मेरे लिए कुछ करने वाला है, तो बहुत बड़ा वोटर जो है, जो 50% वोटर जो है वो एक घिसक के चला जाता है। उसमें से 25% भी अगर महिलाएं जो है अपने ट्रस्ट के अनुसार वोट करती है तो बहुत बड़ा फायदा किसी भी पार्टी को होता है। लेकिन महिला कांग्रेस बिल्कुल ही खत्म है, वहां पे महिला लीडर के नाम पे कोई है ही नहीं। और तो ये सारी स्थितियां हैं, तो उसमें कांग्रेस कहाँ पे अपने आप को स्टैंड कर पाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल रहेगा। 3 महीने हैं लेकिन तैयारी के लिए बहुत ही कम है। बात एलजेपी की करेंगे तो एलजेपी पिछले विधानसभा में सिर्फ 2 सीटें लाई थी, तो 2 सीटों वाली एलजेपी 40 मांग करके अगर कुछ भी उनको मिल जाता है, 20 भी मिल जाता है तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि 2 सीट से अगर 20 कैंडिडेट को उतारने की बात अगर कोई पार्टी, कोई अलायंस पार्टी दे देती है तो अचीवमेंट ही कहेंगे। उसमें भी चिराग पासवान को खुश होना चाहिए, उनको दुखी होने की जरूरत नहीं है। जी जी जी। तो कुल मिलाकर ये एक चीज तो समझ में आ रही है कि कांग्रेस हर दृष्टि से कार्यकर्ताओं से टूटी हुई है, जनता से टूटी हुई है, संगठनात्मक रूप से भी कमजोर है। रवि जी कुछ कहना चाहते हैं? रवि जी बस मैं संक्षेप में अपने इस वक्तव्य को समराइज कर दूं मैं, कि मुझे लगता है कि कांग्रेस कई स्तरों पर बिहार में जूझ रही है। पहली बात तो यह है कि सीटें कितनी मिलती हैं, यानी महागठबंधन की स्थिति में उसका जो दावेदारी है बहुत कमजोर है। दूसरा, मैंने जैसे कहा कि उसमें सेंध लगने की पूरी आशंका है कि उसके कुछ विधायक जो पिछली बार जीते थे इस बार भी जीत सकते थे, तो वो शायद तोड़ लिए जाएं। तीसरी चीज ये है कि जिस बैठक की चर्चा, वर्चुअल बैठक की चर्चा अनीता ने की, उस बैठक में अच्छी खासी तूतू मैमे भी हुई थी। वहां अखिलेश सिंह बाकायदा गोहिल पे बरसे राहुल गांधी की मौजूदगी में कि ये तो बहुत ढीले आदमी है, और उन्होंने राहुल गांधी पे भी तंज कसे कि आपने तो बिहार की तरफ से, हमारी तरफ से दिल के दरवाजे अपने बंद कर रखे हैं। तो मुझे लग रहा है कि पार्टी के अंदर जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण संकट है बिहार खासतौर पे बिहार में, कि वो अंदरूनी गुटबाजी की भी काफी शिकार है। तो एक तो महागठबंधन में आपकी दावेदारी कमजोर, एक आपकी जड़ें बहुत मजबूत नहीं है तो उसमें से ईंटें निकाल लेने पे लोग आमादा हैं। तीसरा, आपकी पार्टी में एकता नहीं है। तो इसका खामियाजा जाहिर है कि इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। जी, क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं रहा, लेकिन मैं एक जो चीज समझ पाया हूँ कि कांग्रेस की जो राह है वो बहुत आसान नहीं है। अनीता जी के हिसाब से देखा जाए तो ये भी हो सकता है कि जो दिल्ली की स्थिति कांग्रेस की है कि पिछली 2 बार से उसका खाता भी नहीं खुल रहा, जो पार्टी सत्ता में रही हो, केंद्र में सत्ता में रही हो, और इस देश को आजाद कराने और इस देश की तमाम अच्छी बातों को का क्लेम उसी के ऊपर है। और दूसरा जो आपने कहा और जो समझ में आया कि संगठन तो बिल्कुल कमजोर है ही, गुटबाजी है, जनता के साथ जुड़ाव नहीं है,
मनीष जी ने जो बताया कि जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे उनकी एक्टिविटीज हैं, उनकी जो काम जिस तरीके से वो कर रहे हैं उसमें यूथ का उनके साथ जुड़ाव नहीं है, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय रहता है। तो कांग्रेस की जो स्थिति जो हमें दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है कि अभी कोई बहुत अच्छी और आदर्श स्थिति नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि अभी ये बहुत ही शुरुआत के दिन है, कोरोना का काल चल रहा है, कोरोना काल से निपटते निपटते जैसे जैसे थोड़ी स्थिति बिहार की ठीक होगी, जनता के बीच में शायद जब नेता उतरना शुरू करेंगे तो एक नई तस्वीर सामने आ सकती है, उस पर भी हम लोग नजर बनाए रखेंगे। आप भी अपनी राय टिप्पणी आप हमें मेल कर सकते हैं, biharupdate@gmail.com पर आप हमें अपनी सवाल अपनी जो राय है वो भेज सकते हैं। हम कहीं ना कहीं उसको इस कार्यक्रम में शामिल करने का प्रयास करेंगे। रवि जी, अनीता जी और मनीष जी, आपका बिहार अपडेट के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार की चुनावी डायरी में बस फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।